नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह जो मुख्य न्यूज है उससे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सिंचाई को 14 बरानी गांवों को सिंचाई से जोड़ने के लिए 100 करोड़ का बजट जो 30 गांवों के लिए बलवान पूनिया द्वारा अपनी उपलब्धियां अर्जित करते हुए जो स्वीकृत करवाया गया था, उसका स्वागत समारोह मुंदड़िया बड़े हुए उसकी हम बात करेंगे। उसके ऊपर पूरी समीक्षा करेंगे, इस बैठक की समीक्षा करेंगे, स्वागत समारोह था उसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध है, आज 11वें दिन दोस्तों, उसकी अपडेट पर भी आज विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, भादरा आसपास खबरों सहित संडे को मंडियों का भाव नहीं होता है, तो मौसम का मिजाज हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज देश में कितने कोरोना के मामले आए हैं। तो 5476 मामले आज देश भर में कोरोना के आए हैं और 158 लोगों की आज भी मौतें हुई है कोरोना से। पूरे देश में सक्रिय मामले पूरे देश में मात्र 59,442 शेष रहे हैं। और राजस्थान में अगर सक्रिय मामलों की चर्चा करें तो 2,940 और आज जो मामले आए हैं राजस्थान में वो 278 मामले हैं। दोस्तों, कुल मिला के कोरोना की लहर एकदम शांत हो चुकी है, लेकिन एहतियातन कदम आपको अभी भी रखना है। तो कुल मिला के आज 6 मार्च को क्या विशेष दिवस है। 1991 को आज ही के दिन 6 मार्च को दोस्तों प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था अपने पद से। और आज ही के दिन लगभग 30 साल तक भारतीय वायुसेना की और भारतीयों की सेवा करते हुए मिग 23 लड़ाकू विमान ने अंतिम उड़ान भरी थी आज ही के दिन। और वो भी 3 दशकों बाद में भारतीय वायुसेना से आउट हो गए थे और नई पीढ़ी के अब वायुयान है दोस्तों, लड़ाकू विमान है, और जिसमें सुखोई के अलावा अनेकों ऐसे विमान है जो आधुनिक पीढ़ी के विमान है दोस्तों, उनका युग है। और वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है दोस्तों, उसमें भी आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार के बम्बों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हथियारों का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। तो दोस्तों, आज आसपास की खबरों में सिटी दांतों का अस्पताल में दोस्तों 5 कल भी कैंप लगा था और आज भी 6 मार्च को 2 दिवसीय कैंप लगा था। और उसके 6 वर्ष पूर्ण होने पर दोस्तों उसकी एक प्रकार से वार्षिक उत्सव पर सिटी दांतों के अस्पताल के ये कैंप लगाया गया था और उसमें लगभग 58 मरीजों ने लाभ उठाया और लगभग 25 मरीजों को दोस्तों निःशुल्क उनके दांत में जो अनेकों बीमारियां थी उनको निकाले गए। और से सभी जो लाभान्वित होने वाले लोग थे उनको दवाइयाँ, एक्सरे, बीपी, शुगर आदि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की गई। इसके अलावा दोस्तों, हम आज आपको जल्दी से हम मौसम का मिजाज ही बता देते हैं, उसके बाद में समीक्षा करेंगे। तो आज 6 मार्च को दोस्तों दिन भर आज बादल छाए रहे, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था 100% बादल छाए रहे और रात्रि को भी 100% बादल आज भी छाए रहेंगे। और कल भी घटाटोप परिवर्तनशील मेघ जो है उनका आना जाना रहेगा और लगभग हवा ज़्यादा तेज नहीं चलेगी, लेकिन 11-12 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटा हवा चलेगी। कल 7 मार्च को भी दोस्तों 19 से 27 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा और 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। गर्मी का एहसास होगा दोस्तों बिल्कुल। और 23 से 29 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को होगा, लेकिन दोपहर को 0.3 mm बरसात की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा कल के लिए दी हुई है। तो रात्रि को भी 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और लगभग 100% ही बादल छाए रहेंगे। 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, लेकिन बूंदाबांदी कल दोस्तों हो सकती है, जैसा कि परिवर्तनशील मेघों का आवरण बना हुआ और पूरे राज्य में अनेकों स्थानों पर कहीं हेवी कहीं हल्की बरसात की मौसम विभाग की चेतावनियां भी दी हुई है। और जो पश्चिमी विक्षोभ है एक बार पुनः सक्रिय होने के चलते ये मौसम में तब्दीलियां आई है। तो कुल मिला के दोस्तों मौसम के लिए इतना ही। अब हम बात करते हैं जो आज सभा हुई बलवान पूनिया की, उसको लेकर जो मुंदड़िया बड़ा में सभा थी दोस्तों। आज जो मुंदड़िया बड़ा है, जो 14 सिंचाई से वंचित गांव है भादरा तहसील के दोस्तों, वो मुंदड़िया गांव जो है सावा मार्ग पर जब आगे जाते हैं डूंगराना से रोड जाता है रामसरा और रामसरा के बाद में मुंदड़िया बड़ा है। तो मुंदड़िया बड़ा के आसपास जो गांव है, जो सिंचाई से वंचित गांव है, वो उनके आसपास है और ये एक प्रकार से सेंटर जैसा प्रतीत होता है नेताओं के लिए। और यहाँ
पूर्व में भी बलवान पूनिया ने यहाँ इसी स्कूल में, जिस स्कूल में आज मुंदड़िया बढ़िया के सभा का आयोजन किया गया था, स्वागत समारोह का, वहीं पहले भी और अनेकों नेताओं द्वारा भी यही सभा का आयोजन किया जाता है। जो बरानी गांव के लिए अगर कोई सभा का आयोजन नेता द्वारा किया जाता है तो वो आज वहाँ बलवान पूनिया द्वारा भी की गई। और अपेक्षा करते दोस्तों जो सभा थी वो काफ़ी उत्साही थी और लोगों में उत्साह था और बड़ी संख्या में लोग आए थे। और संख्या हम बताकर दोस्तों किसी मायने में इस सभा की जो इस सभा में जो लोग उमड़े थे, उनकी जो खुशी थी, उनके चेहरे खिले थे और जिस भावना के साथ लोग जुड़े थे वो हम किसी मायने में कम नहीं करना चाहते। तो कुल मिला के कौन इस सभा में थे, कांग्रेसी कौन कौन मंच शेयर किया था किन कांग्रेसियों ने, तो दोस्तों हम पहले मंच की बात कर लेते हैं। या मंच के ऊपर संदीप ढूकिया जो पीसीसी सदस्य है कांग्रेस के, वो भी यहाँ थे। और जयदीप रूडी के बहुत खास माने जाने वाले सतपाल नेहरा जो कि ब्लॉक देहात के ब्लॉक अध्यक्ष भी है, वो भी थे। शेर सिंह गोस्वामी सदैव आजकल दिखाई देते ही है बलवान पूनिया के साथ। और राजदेव सिंह राठौड़ अजीतपुरा के, वो भी यहाँ थे। रफीक कुरैशी चेयरमैन प्रतिनिधि है, वो भी सभा का हिस्सा थे। इसके अलावा मंगेश चौधरी नोहर से और सोहन डील जो कांग्रेस के नेता है सोन से, वो भी यहाँ थे नोहर से। और गोपालनाथ महाराज भी थे जो कि इस पूरे आंदोलन के साथी रहे हैं, सभी कामरेड साथियों के। इसके अलावा दोस्तों बलवान फगेड़िया और जेपी डाका, विनोद स्वामी, राम सिंह गोटिया, ये सभी यहाँ मंच पर रहे। और अनेकों सरपंच, ब्लॉक मेंबर आदि अनेकों कार्यकर्ता और इनके जो क्षेत्रीय नेता हैं, गांव के नेता हैं, सरपंच है, सरकारों के, गांव की सरकारों के मुखिया है, वो यहाँ मौजूद रहे। तो यहाँ दोस्तों सभी वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में मुख्य रूप से जो 100 करोड़ का बजट स्वीकृत करवाया गया है बलवान पूनिया द्वारा, बार बार विधानसभा में इसकी मांग उठाते हुए, और इसके लिए लंबा आंदोलन भी चला था दोस्तों, टंकियों पर भी चढ़े थे लोग। आज वक्ताओं ने इसके बाबत ज़्यादातर अपने संबोधन में क्लियर भी किया था किस प्रकार का आंदोलन जो चला था उसको लेकर। तो कुल मिला के नौहर के विधायक अमित चचाण का भी इसमें पूरा योगदान है दोस्तों। उन्होंने भी विधानसभा में इसको लेकर आवाज़ उठाई थी, क्योंकि नौहर के भी 14 गांव सिंचाई से वंचित है और बादरा के भी 14 गांव सिंचाई से वंचित है। इसके अलावा दोस्तों 2 गांव तारानगर के हैं जो कि इसी में है, सिंचाई से वंचित है। तो 30 गांवों के लिए दोस्तों 200 क्यूसेक पानी 30 गांवों के लिए निर्धारित किया गया है। और रकबा अगर मैं बताऊं तो 40,000 हेक्टेयर एरिया जो है ये बरानी गांव का है। 40,000 हेक्टेयर का एरिया जो है इन बरानी गांव का है, जो 30 गांव के हैं। तो ये सिंचित होने और इसके लिए 100 करोड़ का बजट, ये जो पूरक बजट था उसमें अशोक गहलोत द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम बलवान पूनिया की मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बजट स्वीकृत करवाने में क्षेत्र के विधायक और नेता, धुरंधर नेता कामयाब नहीं हो पाए थे। तो कुल मिला के इसकी डीपीआर भी बन चुकी थी। सुरेश चौधरी ने विधानसभा में धरना दिया था दोस्तों, हमने कल भी बताया था, पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं। और जिन विधायकों के योगदान है दोस्तों, इसका हम खुले मन से जो है वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, माकपा के हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए जो विधायक काम करेगा दोस्तों, वो सिरोधारी है, वो इस जनता के लिए जो है वो आदर्श है और इस जनता के लिए वो स्वीकार्य भी है। तो कुल मिला के बलवान पूनिया ने सराहनीय कार्य किया है। और सराहनीय कार्य दोस्तों एग्रीकल्चर कॉलेज बादरा में जो जोगियाला में खुलवाया था, वो भी बलवान पूनिया की एक बड़ी उपलब्धियों में है। इसके अलावा डुंगराना को उप तहसील का दर्जा दिलाना भी दोस्तों एक बड़ी उपलब्धि बलवान पूनिया की कार्यकाल की मानी जाएगी। अभी 3.25 साल हुए हैं, अभी तो और भी समय बाकी है, 20 माह का लगभग समय बाकी है। और एक बजट अभी और आना है दोस्तों, और वो बजट हर साल हर मुख्यमंत्री के लिए जो अंतिम बजट होता है वो घोषणाओं से भरपूर होता है और पूरे क्षेत्र के हित उसमें साधे जाते हैं। तो कुल मिला के वो बजट भी काफ़ी लोक लुभावना
और संभवतः सीधे सीधे हम कहें तो चुनावी बजट होगा दोस्तों। ठीक है, उसमें ज़्यादा आस इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसके बाद में जो धरातल पर वो बजट की योजनाएं जो है उतरती है, उससे पहले कार्यकाल खत्म हो जाता है, चुनाव आ जाते हैं और चुनाव के बाद में सत्ता अगर नहीं पलटती है तो दबाव रहता है उन मुख्यमंत्री पर, उन विधायकों पर जो अपने क्षेत्र में घोषणाएं की गई है वो घोषणाएं पूरी करें। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम देखा जाता है क्योंकि राजस्थान में पहले 5 साल के लिए कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है और उससे पहले तो दोस्तों 2-2 साल में, 2.5-2.5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन हुए हैं। तो अब काफ़ी वर्षों से अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में एक प्रकार से होड़ लगी रहती है 5 वर्ष राज करने की, तो उनका अच्छा तालमेल भी दोनों का है दोस्तों। कुल मिला के हम बात कर रहे हैं दोस्तों सिंचाई से वंचित गांवों की, और 30 गांव जो है उसके लिए बलवान पुनिया एक क्षेत्र के दोस्तों पूरे संभाग के बड़े किसान नेता माने जाते हैं और निश्चित रूप से नौहर विधायक से कहीं ज़्यादा आवाज बुलंद करने वाले विधायक जो है वो निश्चित रूप से बलवान पुनिया ही है। और आप सोशल मीडिया का समय दोस्तों देखते ही रहते हैं, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वो जब विधानसभा में बोलते हैं, मांग उठाते हैं, तो एक प्रकार से नौर बादरा की सामूहिक मांग उठाते हैं। और आज जब बलवान पुनिया का संबोधन हुआ तो अपने संबोधन में दोस्तों बलवान पुनिया ने खुलकर सारी बातें की। हमने अलग अलग इसके वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, जरूर आप देखिएगा। पूरी कवरेज हमने इस मुंदड़िया बड़ा के स्वागत समारोह कार्यक्रम की बनाई है, तो वो आप जरूर देखिएगा। और इसमें वक्ताओं ने मंगेश चौधरी, सोन डील, गोपाल नाथ और सतपाल नेहरा आदि इन सभी वक्ताओं ने दोस्तों ये चीज़ें कही भी है। और कुल मिला के मैं आप बलवान पुनिया के संबोधन की बात करूं तो दोस्तों उन्होंने जिस प्रकार से नेता अपने कार्यकाल को बुनाते हैं, अपनी योजनाओं को, अपने विकास कार्यों को गिनवाते हैं, और उसी प्रकार से संबोधन बलवान पुनिया का रहा। तो कुल मिला के बलवान पुनिया का ये स्वागत समारोह है वो बहुत शानदार, उत्साही और क्षेत्र के लोगों में एक प्रकार से जो है ऊर्जा का संचार करने वाला संबोधन भी रहा और ऊर्जा का संचार करने वाला स्वागत कार्यक्रम रहा। देखने वाली बात यह कि आने वाले समय में कितना इसका काम होता है। बलवान पुनिया द्वारा कहा गया कि अगले साल नहर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर नहर के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत की सांस जनता लेगी, क्योंकि अब तक जितने भी विधायक है दोस्तों उन्होंने जनता को ठगा है, उल्लू बनाया है जनता को, और एक प्रकार से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बलवान पुनिया भी उन्हीं नेताओं की जमात में ना शामिल होकर धरातल पर इसका काम करेंगे। और ये जो 100 करोड़ का बजट स्वीकृत करवाया है और जो कुल मिला के इसकी डीपीआर जो 306 करोड़ की 4 करोड़ की बनी थी, तो कुल मिला के वो शेष बचा हुआ जो 302 करोड़ का बजट है वो भी इसमें शामिल करा के इसका पूर्ण बजट इसका पास करवा के जो है इस योजना को धरातल पर चरितार्थ करके दिखाएंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुभकामनाएं देते हैं बलवान पुनिया को। आज शानदार स्वागत समारोह हुआ, लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाया और बहुत लोगों ने माला पहनाना चाहा, लेकिन दोस्तों कार्यक्रम जो है शॉर्ट और एक प्रकार से कंजस्टेड जगह में करने के चलते दोस्तों ऐसा संभव नहीं हुआ। एक लोगों ने माला नहीं पहनाई और बलवान पुनिया जो है उन्होंने एक प्रकार से जल्दी कार्यक्रम को करने के चलते जो है सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और उसके बाद में जल्दी क्योंकि वक्ता ज़्यादा थे दोस्तों, और वक्ता ज़्यादा क्योंकि कामरेडों का कार्यक्रम था और कामरेड अच्छे वक्ता होते हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। सतपाल नेहरा भी यहाँ बोले और दोस्तों इसके अलावा सुरजीत बिजारनिया बहुत शानदार संबोधन रहा। और संबोधन के मामले में अगर देखें तो मैं आपको बताऊं तो मंगेश चौधरी का संबोधन बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन सबसे अच्छा जैसे कि उम्मीद भी होगी बलवान पुनिया का ही संबोधन रहा। लोगों ने एंजॉय भी किया, तालियां भी बजाई, और जिस प्रकार से धरातल से ज़मीन से जुड़ी हुई बातें बलवान पुनिया ने कहीं लोगों ने पसंद भी की, लेकिन उन धरातल से जुड़ी हुई बातों को धरातल पर वो योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से उतारते हैं और लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं दोस्तों, ये आने वाला वक्त बताएगा।
और उन्होंने C65 रेलवे फाटक की भी बात की, वो भी जल्द बनने वाला है। तो ये भी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी दोस्तों। इससे 15 से अधिक गांव भादरा तहसील के भी जुड़े हुए हैं और लगभग 10 से अधिक वार्ड भी दोस्तों जो रेल की पटरी से उधर है वो वार्ड भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जुड़ा हुआ है। और बहुत परेशानियां उन वार्डों को होती है दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है रेल पटरी के उस साइड में है, जो कि 10 वार्ड से अधिक है। और इसके अलावा दोस्तों इधर जो है वो हिंदू आबादी है, और इधर जो है हिंदू आबादी में दोस्तों कब्रिस्तान है मुसलमानों के लिए, और जो मुस्लिम आबादी है वहाँ दोस्तों कल्याण भूमि है हिंदुओं के लिए। तो दोनों को एक दूसरे के विपरीत यहाँ जाना पड़ता है और उस रेलवे ट्रैक को पार करके जाना पड़ता है। और वहाँ इस जो फाटक है दोस्तों, लंबी लंबी आजकल गाड़ियाँ भी आने लगी हैं और गाड़ियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है और लंबी गाड़ियाँ रुकने भी लगी है, क्योंकि फाटक बंद होता है तो दोस्तों बहुत देर तक लंबा इंतजार करना पड़ता है। और अर्थी और जनाजा जो है वो हमारे समाज में दोस्तों रोका नहीं जाता, और उसको लेकर ये बलवान पुनिया ने कहा है कि यहाँ से अंडर ब्रिज हम बनाकर रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी। और दोस्तों ये मार्ग जो सावा और आगे तारानगर सरदार शहर के लिए भी प्रमुख मार्ग है, तो इस मार्ग के ऊपर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बहुत ज़रूरी है दोनों ही साइड के लोगों के लिए, क्षेत्र के गाँव के लोगों के लिए। तो आज की बलवान पुनिया की और स्वागत कार्यक्रम की समीक्षा में दोस्तों इतना ही। इसके अलावा हम टेक्निकल तो हम आपको कल परसों में बता चुके हैं कि सावा लिफ्ट से ये नहर जो है वो जुड़ेगी, और सावा लिफ्ट से 200 क्यूसेक पानी अगर यूज कर लिया जाएगा तो चूरू और झुंझुनू के लोग परेशान होंगे, और दोस्तों ऐसा वो कदापि नहीं होने देंगे। और इसको लेकर इंदिरा गांधी नहर से 200 क्यूसेक पानी जो है वो सावा लिफ्ट में डालना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी नहर में दोस्तों जो पानी भाखड़ा बांध का और पोंग बांध का आता है, उसका पानी की आवाक जो है उसको देखकर उसकी समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद में जो टेक्निकल कमेटी है दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था, सारा मामला जो है टेक्निकल कमेटी पर डिपेंड करता है, वरना बजट तो धरे के धरे रह जाते हैं दोस्तों। और बजट तो हमारा 126 करोड़ का राजगढ़ और भादरा के लिए भी आया था, उस बजट के बारे में बलवान पुनिया ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा है दोस्तों। यहाँ भी कुल मिला के कई गाँव हैं और वो गाँव बहुत परेशान है, ये रोड जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है दोस्तों। और एक शब्द ऐसी सड़कों के लिए, ऐसी योजनाओं के लिए नहीं बोलना भी क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं अखरता है। तो कुल मिला के शुभकामनाएं साफ संदेश के माध्यम से बलवान पुनिया को, अगर ये धरातल पर इस नहर को उतार देते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए जैसे ज्ञान सिंह चौधरी और लालचंद डूडी भागीरथी कहलाए थे, उसी प्रकार से बलवान पुनिया का भी तीसरा विधायक के रूप में नाम यहाँ जुड़ जाता है, इसमें कतई संदेह नहीं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध पर, जल्दी से हम आपको अपडेट बता देते हैं। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में आज युद्ध का 11वां दिन है, और 11वां दिन है, युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा, और पूरे विश्व के देश जो है वो चिंता जताते हैं खाली, लेकिन इस युद्ध को रोकने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञों द्वारा भी कहा जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है, जिस प्रकार की राजनीति इस युद्ध के बीच में घुसी हुई है और जैसा वातावरण बन चुका है, उससे लगता है दोस्तों अगर कोई और देश यूक्रेन के पक्ष में युद्ध करने उतर पड़ा रूस के खिलाफ, तो ये वर्ल्ड वार छिड़ सकता है और विश्व युद्ध में दोस्तों किसी का भला नहीं होगा। सभी देशों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए अमेरिका भी सीधे रूस के साथ नहीं भिड़ना चाहता है, और इसका बेनिफिट, इसका लाभ रूस सीधा सीधा उठाता जा रहा है और शहर दर शहर दोस्तों यूक्रेन को बर्बाद करते हुए चला जा रहा है। और 3 न्यूक्लियर प्लांट लगभग यूक्रेन में है, जिनमें एक तो बंद है और दूसरा जो एशिया का सबसे बड़ा जो प्लांट था दोस्तों, यूरोप का माफ कीजिएगा, और विश्व का 9वां सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर प्लांट था दोस्तों, उसके ऊपर रूस कब्जा कर चुका है। और तीसरा जो प्लांट था उसके ऊपर, जो उत्तरी क्षेत्र में है यूक्रेन के, उसके ऊपर कब्जा करने के बहुत करीब पहुंच चुका है रूस। तो इसके ऊपर अगर कब्जा हो गया
तो पूरे यूक्रेन के ऊपर ही कब्जा हो जाएगा और रूस बहुत जल्द घोषणा कर देगा यहाँ की सरकार की तख्ता पलट की भी, या फिर अपने अंदर इसको समाने के लिए क्या है योजना रूस की दोस्तों, ये अभी समझ में नहीं आया। लेकिन उसका वार प्लान जो लीक हुआ था दोस्तों, उसमें 12 से 15 दिन के बीच में उसने यूक्रेन के ऊपर, पूरे यूक्रेन पर फतेह पाने के लिए समय निर्धारित किया था। उसके बाद में जो है वो कुछ देश और है जो कि काला सागर है, ब्लैक सी है दोस्तों, वहाँ अपना साम्राज्य रूस जो है फैलाएगा, विस्तार करेगा, उसको बढ़ाने वाला है ताकि नाटो देशों को दूर रखा जा सके, यूरोपीय देशों को दूर रखा जा सके और कुल मिला के अमेरिका को ज़बरदस्त चैलेंज और टक्कर दी जा सके। तो कुल मिला के दोस्तों हम अगर जिक्र करें तो परमाणु बमों के चलते, परमाणु शक्तियों के चलते ही ये, क्योंकि रूस के पास सर्वाधिक 6255 जैसा कि आंकड़ा विश्व में विख्यात है दोस्तों, इतने परमाणु बम है। और हम परमाणु बम के बारे में बताइए तो अमेरिका के पास 5428 है, सबसे ज़्यादा रूस के पास है 6255, चीन के पास 350 परमाणु बम है, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, जबकि पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास भी समथिंग 160 और इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 के करीब परमाणु बम है। और ये 9-10 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है और किसी देशों के पास परमाणु बम नहीं है। और कुछ एक देशों के पास अगर है तो उन्होंने चोरी छुपे पाकिस्तान जैसे राष्ट्र से परमाणु बम खरीद कर ही या सामग्री जुटाकर ही कहीं अर्जित किए होंगे। तो हम आपको बताएं तो रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अब तक कितना नुकसान हो चुका है दोस्तों, लगभग ताकत के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ताकत दोस्तों रूस की बहुत ज़्यादा है, यूक्रेन से कहीं ज़्यादा है। जैसे सैनिक रूस के 29 लाख सैनिक है तो यूक्रेन के 11 लाख सैनिक है। लड़ाकू विमान रूस की बात करें तो 1511 लड़ाकू विमान रूस में है, जबकि मात्र 98 लड़ाकू विमान है यूक्रेन के पास। और लड़ाकू हेलीकॉप्टर का जिक्र करें तो 544 रूस के पास है, मात्र 98, 100 की संख्या भी नहीं है यूक्रेन के पास है। और अगर टैंक का जिक्र करें तो 12,240 टैंक रूस के पास है, जबकि 2,596 टैंक जो है यूक्रेन के पास है। और तोपों का जिक्र करें तो 7571 है और यूक्रेन के पास 2040 है, जबकि बख्तरबंद गाड़ियों का जिक्र करें तो 30,122 गाड़ियां रूस के पास है, जबकि 12,303 यूक्रेन के पास है। पनडुब्बी रूस के पास 60 है दोस्तों, यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। और परमाणु बम की बात करें तो 6255 रूस के पास है और यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है। जबकि रक्षा बजट की बात करें तो दोस्तों 61.7 अरब का रक्षा बजट रूस का है, जबकि रक्षा बजट के मामले में यूक्रेन जो है वो 5.9 अरब का है, बहुत कम दोस्तों। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट की बात करें तो 41,100 एयरक्राफ्ट रूस के पास है, जबकि 225 यूक्रेन के पास है। और माइन वारवेयर की बात करें तो ये भी बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। रूस के पास 49 की संख्या है और मात्र 1 है यूक्रेन के पास। तो कहीं यूक्रेन कोई ताकत नहीं है दोस्तों कि रूस को लंबा रोके रख सके। और आज 11वां दिन है और लगभग 15 दिन में पूरा का पूरा युद्ध का पटापेक्स हो जाएगा। और कहाँ युद्ध जा रहा है और कितना नुकसान हो गया इसका आंकलन आना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। और अब तक यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों की संख्या भी दोस्तों 12 लाख से कहीं अधिक हो चुकी है। सबसे ज़्यादा पोलैंड में शरण लिए है लोगों ने, रोमानिया, हंगरी और माल्डोवा के अलावा बेलारूस और रूस, स्लोवाकिया में भी दोस्तों बहुत से लोग जो है वो गए हैं। तो कुल मिला के यूक्रेन के विदेश मंत्री ने आज फिर मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि आपके मित्र है पुतिन से आप बात कीजिए और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए, इस युद्ध को रुकाइए और यूक्रेन को मानवता के संकट से उबार लीजिए। तो दोस्तों कुल मिला के यूक्रेन से जो भारतीय लौटे हैं उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, तिरंगा उनके लिए एक सुरक्षा चक्र का काम कर रहा था। वो अपनी बसों के आगे तिरंगा बांधकर जो है वो दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करते रहे और शान के साथ रूसियों ने तो उनको छेड़ा भी नहीं दोस्तों। यूक्रेन ने ज़रूर भारतीय छात्रों को बंधक भी बनाया और कुछ यातनाएं भी दी, मारपीट भी की गई, लेकिन रूस ने बहुत सम्मान किया दोस्तों भारतीयों का। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। और कुल मिला के मैं अगर नुकसान की बात करूं दोस्तों, रूस का कितना हुआ है और यूक्रेन का कितना हुआ है, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि
पश्चिमी देशों द्वारा प्रोपगंडा जो फैलाया जा रहा है वही खबरें पूरे विश्व की मीडिया में छाई हुई है कि 9,000 से कहीं अधिक रसिया के सैनिक मारे जा चुके हैं। दोस्तों इस आंकड़े में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा 2,000 से कहीं अधिक कोई भी चैनल नहीं बता रहा है, कोई भी मीडिया नहीं बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता। हाँ, एयरक्राफ्ट या रूस की बात करें तो दोस्तों रूस ने अपने सैनिक कितने मरे हैं दोस्तों, 498 सैनिक उसके मरे हैं, ये रूस ने स्वीकार किया है, रूस ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन 10,000 11,000 सैनिक रूस के मारे गए, ये दोस्तों इसमें कतई सच्चाई नहीं है। 100 आर्टिलरी सिस्टम जो है 105 के लगभग रूस का बर्बाद हो चुका है। फ्यूल टैंक 60 के करीब, कांकड़ा ग्रैंड सिस्टम 50 के करीब, हेलीकॉप्टर 37 के करीब और एयरक्राफ्ट 33 के करीब, और इसके अलावा 3 ड्रोन रूस के मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां भी बड़ी संख्या में जो है रूस की बर्बाद हो चुकी है। तो इसके अलावा यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है ये रूस कहीं दावा नहीं करता है, और कहीं किसी मीडिया में, विश्व की मीडिया में ये नहीं दिखाया जा रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं सारे के सारे देश जो है यूक्रेन के साथ ज़्यादा खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि रूस ताकतवर है और यूक्रेन कमज़ोर है, इसीलिए दोस्तों कमज़ोर का साथ देते हैं और ऐसी धारणाएं पूरे विश्व में बनती है। लेकिन ये सारा युद्ध की नौबत जो आई है वो अमेरिका के चलते आई है दोस्तों। ना तो अमेरिका रूस के करीब जाकर उसकी सत्ता को चुनौती देता नाटो के रूप में अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए, और ना ही रूस आज इस कंडीशन के ऊपर आता कि उसको यूक्रेन के ऊपर अटैक करना पड़ा है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।